गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देखेंगे डीबीएमएस का यूनिट 7 दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। आपके डीबीएमएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है नॉर्मलाइजेशन। दैट इज़ वाई नॉर्मलाइजेशन को देखने समझने के बाद वी विल बी एबल टू डू द प्रोग्रामिंग ऑफ डीबीएमएस। वी कैन easily run the queries in DBMS by using MySQL, SQL। तो SQL के जानकारी को लेने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जो कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे देन इजी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द डेटाबेस बाय विच वी कैन easily minimize the redundancy in a relation। मतलब DBMS में नॉर्मलाइजेशन का यूज करके हम लोग डेटा को अपने डेटाबेस से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके डेटा में जो भी रिडंडेंसी है उन सारे रिडंडेंसीज को रिमूव कर सकते हैं। रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, वो जो भी बिगर टेबल है, जो भी बहुत बड़े बड़े टेबल है, उसको सबसे पहले वो छोटे छोटे टेबल्स में डिफाइन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द डेटाबेस। बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन वी कैन मिनिमाइज द रिडंडेंसी इन अ रिलेशन और इन अ टपल। फॉर रिड्यूसिंग रिडंडेंसी नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स बिग डेटा टेबल इनटू स्मॉलर वंस। दूसरे लैंग्वेज में जब हम नॉर्मलाइजेशन को बोलेंगे देन अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस टू अवॉइड रिडंडेंसी, इंसर्ट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज एंड डिलीट एनोमलीज। हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनोमलीज इन नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया था, इंसर्ट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज और डिलीट एनोमलीज के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दूसरे टर्म में जब हम नॉर्मलाइजेशन को बोलेंगे देन वी कैन से दैट अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू टेबल्स इन सच अ वे दैट द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग द डेटाबेस आर ऑलवेज अनएम्बिगियस एंड एज इंटेंडेड। मतलब जब हम डेटा के टेबल को किसी भी रिलेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे सामने जो रिजल्ट आता है नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करके वो अनएम्बिगियस वी कैन से दैट होता है। मतलब उसमें कहीं से कोई खराबी नहीं होती है। डेटा एक हमारे सामने नॉर्मलाइज्ड वे में फॉर्म होता है, उसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन उस पर्टिकुलर टेबल में नहीं होता है। दैट इज वाई यूजेज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। Normalization may have the effect of duplicating data within the database and often results in the creation of additional tables। अगर हमारे डेटा में कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है देन आफ्टर उसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था काफ़ी सारे टाइप्स हैं नॉर्मलाइजेशन के। डेट इज़ 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF। BCNF को हम लोग बाइक्वाड नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन as per our diploma syllabus we have to know about the first normal form, the second normal form, the third normal form and backward normal form। जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे देन हम लोग देखें आगे की स्लाइड्स में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे और रिलेशन इज इन फर्स्ट NF। कोई भी रिलेशन, कोई भी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, इफ़ द वैल्यू इन द डेटाबेस ऑफ ईच एट्रीब्यूट आर अटोमिक। अगर हमारे डेटाबेस की सारी वैल्यूज अटोमिक हो देन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है डेट इज इन 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। इसके अलावा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन्फोर्सेस सम क्राइटेरियाज एंड दोज क्राइटेरियाज आर एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स इन द इंडिविजुअल टेबल। वैसे ग्रुप्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको हम इंडिविजुअल टेबल में सेपरेट कर लें। Create a separate table for each set of related data as well as identify each set of related data with a primary key। These are the basic concepts which comes under first normal form। मेन हम लोग डायरेक्टली ये समझे कि कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अटोमिक होगी। मतलब कोई भी डेटा रिपीटेडली फॉर्म में नहीं होगा। इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे हमारे सामने एक टेबल है, प्रोडक्ट नाम का एक टेबल है, कोई एक रिलेशन है प्रोडक्ट नाम का जिसके एट्रीब्यूट्स है प्रोडक्ट ID, कलर, प्राइस। यहाँ जो तीन एट्रीब्यूट्स हमारे सामने हैं देखिए
उसकी अलग अलग एंटिटीज़ है, यहाँ एंट्रीज की गई है। प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 5। कलर जो है वो ब्लैक है, रेड है। सेकेंड प्रोडक्ट आईडी के पास ग्रीन है, थर्ड के पास रेड है, फोर्थ के पास ग्रीन और ब्लू है, जबकि फिफ्थ के पास ब्लैक है। जबकि प्राइस के टर्म में हम जब बात करें तो प्रोडक्ट आईडी 1 जिसके पास कलर ब्लैक और रेड है उसकी प्राइस 210 रुपीज़ है। सिमिलरली बाकी प्रोडक्ट्स की प्राइस यहाँ दी गई है। ये जो टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ कलर नाम का जो एट्रीब्यूट है, कलर नाम का जो कॉलम है, उसके पास मल्टीपल वैल्यूज है। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी 1 के पास 2 वैल्यूज है, ब्लैक और रेड। सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी 4 के पास भी 2 वैल्यूज है, दैट इज ग्रीन और ब्लू। दैट इज वाई वी कैन से दैट इट्स नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जब हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तब ये जो टेबल है वो थोड़ा सा चेंज होकर हमारे सामने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। आफ्टर डिकम्पोजिंग इट इनटू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इट लुक्स लाइक, ये कैसे दिखेगा, देखिए हमारा जो प्रोडक्ट आईडी और प्राइस का टेबल था, इसके पास सारी ऑटोमिक वैल्यूज है। ये हमारा, इन दोनों को अगर हम सेपरेट कर दे देन इट विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके अलावा जब हम प्रोडक्ट आईडी और कलर को सेपरेट करेंगे तो कुछ स्लाइड चेंजेज आ जाएंगे, जैसे कि ब्लैक और रेड अलग अलग रोज में एंटर कर जाएगा। जैसे देखिए प्रोडक्ट आईडी 1 के पास ब्लैक कलर भी है, प्रोडक्ट आईडी 1 के पास रेड कलर भी है, 2 के पास ग्रीन, 3 के पास रेड, 4 के पास ग्रीन, 4 के पास ब्लू भी है और 5 के पास ब्लैक है। दैट इज जब इसको हम एटॉमिक वैल्यूज से असाइन कर देते हैं, सेपरेट वैल्यूज से असाइन कर देते हैं, देन वी कैन से दैट इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब जब हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग इजी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। अ रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहला कंडीशन क्या है कि अगर कोई टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो वो सेकेंड में भी हो सकता है। इसके अलावा देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नन प्राइम एट्रीब्यूट्स सोज बी डिटरमिन्ड बाई द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का कोई पार्ट नहीं होगा। इसको अच्छे से समझे हम लोग। अ टेबल इज सेड टू बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। 2 कंडीशंस है, जब दोनों वो होल्ड हो जाएंगी तब। क्या है दोनों कंडीशन? हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और नन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो है डिपेंडेंट होने चाहिए किस पे? प्रॉपर सबसेट पे। प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए आसानी से हम लोग एक कंसेप्ट है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इस चीज़ को समझेंगे सो दैट वी कैन इजीली एक्सप्लेन, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई रिलेशन आर है, हम लोग समझे पहले, अगर कोई रिलेशन आर है, इफ इन अ रिलेशन आर एट्रीब्यूट सी डी एंड ई, 3 एट्रीब्यूट सी डी और ई फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट कब कहलाएगा? जब वो एट्रीब्यूट्स ए और बी पे डिपेंडेंट होगा। हमारे पास टोटल 5 एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी ई। उस पर्टिकुलर रिलेशन में जो हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स है, ए बी सी डी ई, उसमें सी डी और ई फुल्ली फंक्शनल कब कहलाएगा? जब सी डी और ई किस पे फुल डिपेंडेंट होगा? ए और बी एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट होगा। देन वी कैन से दैट इट इज इन फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट। सिमिलरली जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे, अगर हम मार्क्स नाम का कोई रिलेशन बनाते हैं, मार्क्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर से, उसके सब्जेक्ट से और उसके मार्क्स से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने मार्क्स आए हैं। लेकिन जब हम मार्क्स की बात करेंगे, अगर सपोज करते हैं कि कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इनरोल हो गया, DBA में इसमें भी इनरोल है, डेटा स्ट्रक्चर में भी इनरोल है, तो केवल और केवल मार्क्स के बेस पे हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि ये किस स्टूडेंट का रिजल्ट है। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सब्जेक्ट होगा, वो क्या होंगे? फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होंगे मार्क्स पे। जब तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट का नाम नहीं आएगा तब तक हम उस किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पाए गए मार्क्स के बारे में 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। दैट इज वाई हियर इन अ रिलेशन मार्क्स वेयर द एट्रीब्यूट्स आर रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स, registration number and subject are fully functionally dependent on marks। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हमारे सामने कोई टेबल दिया गया है, देखिए परचेज डिटेल नाम का कोई टेबल है, जहाँ कस्टमर आईडी है, एट्रीब्यूट्स, स्टोर आईडी है, लोकेशन है। कस्टमर आईडी देखिए यहाँ रिपीटेटिव फॉर्म में है 1111 234, जबकि स्टोर आईडी 13123 और लोकेशन सबका दिया गया है पटना, नोएडा, पटना, दिल्ली, नोएडा।
देखिए क्या है इस टेबल में, क्या है, दिस टेबल हैज अ कंपोजिट प्राइमरी की दैट इज कस्टमर आईडी एंड स्टोर आईडी। इस पर्टिकुलर टेबल में कंपोजिट की का कंसेप्ट यूज किया गया है जो कि कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी है, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत सारी वैल्यू रिपीटेटिव फॉर्म में है। द नन की एट्रीब्यूट्स लोकेशन, यहाँ कोई की से किसी का प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, किसी से कोई मतलब नहीं है लोकेशन को। इन दिस केस लोकेशन डिपेंड्स ऑन द स्टोर आईडी। इस पर्टिकुलर केस में लोकेशन जो है या तो वो स्टोर आईडी पे डिपेंडेंट होगा, नहीं तो कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट होगा। दैट इज वाई we can say that the location is dependent upon customer ID and store ID, so which is the part of primary key. In this case location depends upon store ID, जो कि किसका पार्ट है, स्टोर आईडी, प्राइमरी की का पार्ट है। दैट इज वाई हम लोग इसको अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, तो ये हमारा जो है वो देखिए किस तरीके से कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी सेपरेट हो गया। कस्टमर आईडी हमारे पास कितनी है, 1 1 2 3 4, यहाँ 1 1 2 3 4 हमने लिखा। स्टोर आईडी 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3 हमने इस टेबल को सेपरेट कर दिया, तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। जब हम स्टोर आईडी और लोकेशन की बात करेंगे तो स्टोर आईडी हमारे पास कितनी है टोटल, 1 2 और 3, रिपीटेटिव फॉर्म में भले ही है लेकिन 1 2 3 ही हमारे पास स्टोर आईडी है। दैट इज वाई स्टोर आईडी 1 इज लोकेटेड इन पटना, स्टोर आईडी 2 इज लोकेटेड इन दिल्ली एंड स्टोर आईडी 3 इज लोकेटेड इन नोएडा। यहाँ देखिए स्टोर आईडी 3 नोएडा में दोनों कॉमन है, स्टोर आईडी 1 पटना में, स्टोर आईडी 2 दिल्ली में। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करके किसी भी दिए गए रिलेशन को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि कोई भी रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब वो या तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, इसके अलावा कोई भी नन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो है वो डिपेंडेंट होंगे प्रॉपर सबसेट पे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, मार्क्स किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, देन उसके मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल हैव टू नो अबाउट दियर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दियर सब्जेक्ट विच इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन मार्क्स। इस टाइप के कंडीशंस में जब हमारे पास डेटा है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। अब हम बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म? कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो टेबल है, जो रिलेशन है, वो सब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और रिलेशन इज इन 3NF इफ इट इज इन 2NF, पहला कंडीशन। दूसरा, और रिलेशन इज इन 3NF इफ इट सेटिस्फाइज द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। समझिएगा, इफ इट सेटिस्फाइज द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ द 3 रूल्स। 3 रूल्स में से किसी एक रूल को अगर सेटिस्फाई करता है तब वो 3NF में हो सकता है। पहला रूल क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू y होना चाहिए, x डिपेंड्स अपॉन y होना चाहिए। x डिपेंड्स अपॉन y की जब हम बात करेंगे तो x एक सुपर की होना चाहिए। और तीसरा, जब x डिपेंडेंट होगा y पे, देन y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी एक प्राइम एट्रीब्यूट होगा। यहाँ समझ लीजिए, टेबल मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑन अ सुपर की शुड बी रिमूव्ड, ये रिमूव होना चाहिए। एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, वैसा एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का कोई पार्ट नहीं है, जिसको हम लोग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इन द अदर वर्ड्स 3NF कैन बी एक्सप्लेन्ड लाइक दिस, अ टेबल इज इन 3NF इफ इट इज इन 2NF, जैसा मैंने अभी बताया। एंड फॉर इच फंक्शनल डिपेंडेंसी x belongs to y, at least one of the following conditions should satisfy, that is x is a super key of table, x हमारे टेबल का सुपर की होना चाहिए, y प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर टेबल के, एंड एट्रीब्यूट दैट इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट की इज नोन एज प्राइम एट्रीब्यूट्स। एग्जांपल देखिए, यहाँ एक रिलेशन दिया गया है बुक टेबल डिटेल्स का, जहाँ बुक आईडी, उनका जो जनरल आईडी है वो दिया गया है, जनरल टाइप दिया गया है और प्राइस दिया गया है। इन दिस टेबल बुक आईडी डिटरमिन्स जनरल आईडी, बुक आईडी से हम लोग जनरल आईडी निकाल सकते हैं, और जनरल आईडी डिटरमिन करता है जनरल टाइप्स को। देयरफॉर बुक आईडी डिटरमिन्स, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बुक आईडी डिटरमिन करेगा किसको, जनरल आईडी को, वाया जनरल टाइप को डिटरमिन करेगा किसके थ्रू, जनरल आईडी के थ्रू। एंड वी हैव ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसेप्ट हियर, क्योंकि बुक आईडी के थ्रू हम लोग जनरल आईडी निकालते हैं, जनरल आईडी के थ्रू हम लोग जनरल टाइप निकाल सकते हैं। दैट इज वाई वी कैन से दैट
बुक आईडी कैन डिटरमिन जनरल टाइप वाया जनरल आईडी, जो कि फंक्शनली फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, बुक आईडी जनरल आईडी प्राइस, एक कॉलम तो हमारा ये सेपरेट है, बुक आईडी जनरल आईडी और प्राइस, एक टेबल हमने इसको सेपरेट किया। उसके अलावा टेबल जो जनरल है, जनरल जो टेबल है जिसकी आईडी 1 2 3 है, उसको देखें हम लोग 1 2 3, 1 फिक्शन है, सेकेंड स्पोर्ट्स टाइप का बुक है और थर्ड ट्रेवल टाइप का है। तीनों को हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है और ये रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। द लास्ट कंसेप्ट विच वी हैव टू नो दैट इज BCNF, जिसको कि हम लोग बाइसेक्सॉर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। BCNF भी के साथ कंडीशन क्या है कि वो 3NF में होगा, तभी इसको हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हैं। BCNF का दूसरा नाम 3.5NF भी है, नॉर्मल फॉर्म भी है। तो BCNF इज एन एडवांस वर्जन ऑफ 3NF। द कंडीशन इज द BCNF शुड बी एट फर्स्ट 3NF। उसके अलावा BCNF स्ट्रिक्टर देन 3NF, अ टेबल कंप्लाइज विथ BCNF इफ इट इज इन 3NF, जैसा मैंने बताया 3NF में होना जरूरी है। एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए x टेंड्स टू y वेयर x शुड बी द सुपर की ऑफ द टेबल, जहाँ x हमारे की का सुपर की होगा। x बिलोंग्स टू y या x टेंड्स टू y, x डिपेंडेंट अपॉन y, वी कैन से दैट वेयर x डिपेंड्स ऑन y shows the trivial functional part in which y is the subset of, y is the superset of subset of x, and when x belongs to y, x is a super key. That is why then we can say that this type of relation comes under BCNF, means 3.5NF. 3.5NF में कब आएगा, जब x tends to y, x belongs to y कंडीशन होगा ट्रिवियल FP के लिए, जहाँ y is the subset of x होगा, और when x dependent upon y then x should be a super key in this table. एग्जाम्पल देखें हम लोग, स्टूडेंट कोर्स टीचर, एक टेबल बना गया, एक रिलेशन है हमारे सामने, स्टूडेंट है अमन आदित्य अभिनव, अमन अभिनव, जबकि कोर्सेज जो वो पढ़ रहे हैं, अमन पढ़ रहा है DBMS, आदित्य भी DBMS पढ़ रहा है, अभिनव ई-कॉमर्स पढ़ रहा है, अमन फिर से ई-कॉमर्स पढ़ रहा है, अभिनव DBMS फिर से पढ़ रहा है। देखिए यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक ही स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जबकि टीचर है अलग अलग टीचर से, DBMS को आयुष सर पढ़ा रहे हैं, अमन को, आदित्य को DBMS राज सर पढ़ा रहे हैं, अभिनव को ई-कॉमर्स राहुल सर पढ़ा रहे हैं, अमन को ई-कॉमर्स राहुल सर पढ़ा रहे हैं, जबकि अभिनव को DBMS राज सर पढ़ा रहे हैं। यहाँ की जो है, हियर द की इज स्टूडेंट एंड द कोर्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब समझिए, स्टूडेंट और कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स किस पे डिपेंडेंट करता है, टीचर पे। स्टूडेंट ही नहीं होगा तो टीचर किसको पढ़ाएगा, कोर्स ही नहीं होगा तो टीचर किसको पढ़ाएगा, सब्जेक्ट ही होगा तब तो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेगा। दैट इज वाई वी कैन से दैट स्टूडेंट एंड कोर्स डिपेंडेंट ऑन टीचर, वाइल टीचर इज स्पेशलिस्ट ऑफ एनी कोर्स। दैट इज वाई टीचर डिपेंडेंट अपॉन कोर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम टीचर यहाँ सुपर की नहीं है, इज नॉट सुपर की, लेकिन कोर्स को वो डिटरमिन कर रहा है। जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे BCNF में, तब देखिए यहाँ अमन DBMS, आदित्य DBMS, अभिनव DBMS, अभिनव ई-कॉमर्स, अमन ई-कॉमर्स, और जो टीचर है जैसे कि आयुष DBMS के टीचर है। हमारे पास जो दो सब्जेक्ट्स हैं, DBMS के टीचर कौन है, आयुष सर है, इसके अलावा DBMS के टीचर राज सर है। वाइल द सब्जेक्ट टॉट बाई राहुल सर इज ई-कॉमर्स, इसको हम लोग अलग सेपरेट कर दिए, देन इट कम्स इन BCNF के फॉर्म में ये रिलेशन आ गया है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। दिस इज होल अबाउट द नॉर्मलाइजेशन इन योर सब्जेक्ट। 4th NF एंड 5th NF हम लोगों को बीटेक एग्जामिनेशन में पढ़ना है। दैट इज वाई हम लोग 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF तक ही सेपरेट रहेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी अगर कोई डाउट आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है तो। आई विल शेयर द PPT विथ यू एंड आई होप कि आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना के अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अराइव्स इन योर एग्जामिनेशन। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।